गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बेटा आज हम एक पहली चैप्टर है ना, एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो 11th, ठीक है 11th और चैप्टर 1 जो जीव जगत है ना। तो जीव जगत के बेटा पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको पढ़नी है। और थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या एक साइंस के स्टूडेंट हो तो वो आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। खुशी कुमारी गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, अमित कुमार गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो जितने बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। तो फटाफट आप लिंक को शेयर करिए, फटाफट आपने लिंक को शेयर करने हैं और उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बेटा लिंक को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जल्दी जल्दी। ये पहला काम है भाई, पहला काम है कि आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और फिर हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो जैसा कि बेटा आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं है ना। खास करके वो बच्चे जो आपने ये तय कर लिया, आपने ये कंफर्म कर लिया कि अब मुझे बायोलॉजी ही पढ़नी है ना, यानी कि मेरा 11th में बायोलॉजी होनी ही वाला है। यानी कि क्या रहेंगे बेटा आपके पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बाकी अदर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखो जो चैप्टर आज है वो चैप्टर बेटा फर्स्ट है। ठीक है, अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर बेटा फर्स्ट है। चैप्टर नेम क्या है आपका? जीव जगत बेटा। क्या है? जीव जगत। अब ये जीव जगत क्या है? हम जीव के यानी कि जीव के जो जगत है इसको कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्या? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और इस चैप्टर की बेटा आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन को। यानी कि क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, कौन सी ऐसी टॉपिक है जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुरानी एनसीईआरटी जो हमारी थी उनमें तो सारी चीज़ों को पढ़ना है, बट जो नई एनसीईआरटी आई है उनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको बेटा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। जैसे बात करते हैं जो बेटा जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपके टोटल चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, जो आपके टोटल चैप्टर है बेटा वो कितने थे बेटा? 22 थे। ठीक है, यानी टोटल चैप्टर जो थे वो आपके कितने थे? 22 थे। बट जो 2022 में बेटा जो नई एनसीईआरटी आई है ना, अगर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको अब टोटल चैप्टर जो पढ़ने हैं वो 9, यानी कि 3 चैप्टर बेटा, 3 चैप्टर आपके क्या हो चुके हैं? वो कट चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर क्या है आपके सिलेबस से कट चुके हैं। बट एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, अब अगर आप आगे है ना, अगर आप आगे बेटा तैयारी कर, ये तो सिर्फ उस लेवल की बात करें हम कि 11th लेवल की अगर हम बात करते, फिर भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड होंगे जहाँ पे टोटल पढ़ना होगा, जो चैप्टर कटे हैं वो भी पढ़ने हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर की जो टॉपिक है वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, सारी चीजें एकदम बेस से पढ़ाते हुए चलूंगी ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बताइए बेटा कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है किसी प्रकार की? बोलिए। भोला कुमार सिंह बेटा गुड इवनिंग, अमन गौतम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बताइए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, एक बार बोल दीजिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। भाई देखो जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक मुझे वो समझ में नहीं आएगा, है ना। कि मैं ऐसा ना हो कि मैं बोलती जाऊं मैं पढ़ाती जाऊं और आपको कुछ ना समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बोलना जरूरी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलना है, आ रहा है तो भी बोलना है, कहीं दिक्कत है तो भी बोलना है। तो बोलिए बेटा क्लास आपकी स्टार्ट हो, बोलिए क्लास आपकी स्टार्ट हो, बोलिए बोलिए भाई। यस, चलिए ठीक है। देखो अब सबसे पहले बेटा हम इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि क्या क्या। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ आपको, आप सभी बच्चे को मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलना है।
ठीक है, जो भी मैं बेटा आपको पढ़ाऊंगी उन सभी चीजों को आपको नोट करते हुए चलने, है ना। ये नहीं करने कि आप उसको नोट ही ना करो, है ना, आप उसको लिखो ही ना, तो इन सब चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलिए, इतनी बातें सभी बच्चे को क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? चलो देखो, चैप्टर की बात करें तो बेटा इनमें बहुत सारे, है ना, अगर चैप्टर की अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना होगा या कौन कौन सी टॉपिक ऐसी पढ़नी होगी, तो आप, हालांकि आपको इस चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन। और आप लिए क्या हो बेटा? बायोलॉजी। ठीक है, आपका सिलेबस आप ले चुके हो बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी की बात करते हैं कि बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ये जो बायोलॉजी है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है बेटा, क्या बायोलॉजी को अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब बताओ जीव विज्ञान क्या है? कोई ऐसा बच्चा बता सकता है कि जीव विज्ञान की डेफिनेशन बता सकते हो भाई? जितने भी बच्चे क्लास में बेटा आप सभी कमेंट में लिखो। भोला कुमार बेटा, अमन, हीरालाल बेटा, और भी जो बच्चे आ चुके हैं, अमित, खुशी, दीपू, आप सभी बच्चे बेटा बायोलॉजी क्या होती है, जीव विज्ञान क्या होती है, क्या डिफिनेशन बता सकते हो? अगर बेटा हम बायोलॉजी की बात करते हैं ना, इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है या हम इसे क्या कहते हैं। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, अगर हम बेटा साइंस में देखें, अगर हम साइंस के क्षेत्र में देखें तो हम बहुत सारे ब्रांचेस को पढ़ते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ते हो आप? बायोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हैं आप? केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ बेटा आप फिजिक्स को भी पढ़ते हो, है ना। इसके साथ साथ और भी आपकी ब्रांचेस आती है, जैसे बॉटनी आप पढ़ते हो। ठीक है, क्या पढ़ते हो बेटा? बॉटनी पढ़ते हो। उसके बाद आप जूलॉजी को पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? जूलॉजी को पढ़ते हो। ठीक, आगे जाओगे आप, जब बड़े क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको माइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माइकोलॉजी आती है। ठीक है, माइकोलॉजी के साथ साथ आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? फाइकोलॉजी आती है। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। फाइकोलॉजी के साथ आगे आप जाओगे तो इकोलॉजी को पढ़ोगे। तो बहुत सारे जो बायोलॉजी है, या हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं को आगे जाके पढ़ना होता है। लेकिन बेटा 11th की अगर हम बात करें तो हमारी मुख्य 3 शाखाओं के बारे में पढ़ते। देखो, एक तो बायोलॉजी होता है, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। तो हम बात करें किसकी? बात करें स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजी की। बोलिए, क्या बोले बेटा? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सैक बेटा बिल्कुल सही है। हाँ, जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बेटा, जीवों का अध्ययन करना ही। तो अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें कि जीव विज्ञान क्या है या आप जीव विज्ञान को कैसे परिभाषित करोगे। गुड इवनिंग बेटा नैन्सी, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग बेटा। तो जो बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी बच्चे को बेटा क्लास को शेयर करते रहना है ना, क्लास को आपको दोस्तों के पास आपने शेयर करते रहने हैं। अब सबसे पहले बेटा हम जीव विज्ञान की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, तो विज्ञान की वह शाखा, बेटा नोट डाउन करते हुए चलना मेरे साथ। क्या लिखोगे जब इसकी डेफिनेशन की बात आएगी? तो जीव विज्ञान की, क्या बेटा? जीव विज्ञान की, ठीक है, क्या जीव विज्ञान की, या हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि विज्ञान की, है ना। आप इसको कट कर दो, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, ठीक है बेटा, विज्ञान की क्या है? वह शाखा जिसमें जीव व जंतु, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? जीव व किसका बेटा? जंतु का। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव व जंतु का, या हम ये कह सकते हैं जीव एवं क्या? जंतुओं का। तो जंतु का, बेटा जंतु में आपके 2 चीजें आ जाएंगी। इनमें बेटा आपके देखो 2 चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगे? इनमें आपके पेड़ पौधे भी आएंगे। क्या आएंगे? पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे भी जीव है, ठीक है,
पेड़ पौधे भी आएंगे और भी जो बेटा जीव है वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव व जंतु को हम क्या करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव व जंतु को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करोगे आप, अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी कहलाती है बेटा। ठीक है, क्या कहलाती है, बायोलॉजी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी, या हम इसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या बोलोगे, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्या बोलोगे बेटा, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं पेड़ पौधों और जीवों का अध्ययन कहते हैं, या पेड़ पौधों और जंतु का अध्ययन करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बताओ क्लियर है सभी बच्चे को? बेटा क्लियर है इतनी? नोट आपको करते हुए चलने हैं, है ना, प्रॉपर आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो देखो आपके पास दो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप क्लास में ही नोट्स बना लो, अगर आप अच्छा लिख सकते हो, फास्ट लिख सकते हो, बढ़िया लिख सकते हो तो ठीक है। आप फास्ट नहीं लिख सकते, बढ़िया नहीं लिख सकते हो, तो आप रफ कॉपी पे करो, नोट करो, उसके बाद आप उसको जो नोट आप बनाओगे, फेयर कॉपी बनाओगे और उस पे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर डन। ये सबका क्लियर हो गया। तो जब आपसे डिफिनेशन, ये आपको पता होनी जरूरी है, ये बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब हम बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के क्षेत्र में आ गए हैं तो उसकी डिफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी या तो जीव विज्ञान कहते हैं। शिवा कश्यप बेटा गुड इवनिंग, रविशंकर कुमार बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर, इतना क्लियर? अब बात करते बेटा हम ब्रांचेस ऑफ, है ना, जो जीव विज्ञान की कितनी, स्पेशली तो बेटा बहुत सारी शाखाएं, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, है ना, आप देखते हो क्या, इकोलॉजी, जिसमें बेटा हम इकोसिस्टम का डिस्कस करते हैं। माइकोलॉजी की बात करते बेटा, इसके अंतर्गत हम फंजाई का डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी की बात करें बेटा तो इसके अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, है ना। जूलॉजी की बात करते बेटा तो इसमें हम जीव जंतु का, बॉटनी का तो इसमें हम पेड़ पौधों का। तो हालांकि बहुत सारी ऐसी जो शाखाएं है जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। मैम बी फार्मा की तैयारी हो जाएगा ना, बिल्कुल बेटा, ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम मुख्य शाखा की बात करें, है ना, साइंस की या बायोलॉजी की, अगर हम दो मुख्य शाखाओं की बात करते हैं तो क्या आप बता सकते हो कि बायोलॉजी की कितनी बेटा दो मुख्य शाखाएं होती है? या 11th में आपको दो चीजें पढ़नी है ना, एक तो पढ़ोगे बेटा बॉटनी, है ना, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बॉटनी पढ़ोगे, और दूसरी चीज जो आप पढ़ते हो वो पढ़ोगे आप क्या, जूलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा जीव विज्ञान की शाखा की। अब आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि जीव विज्ञान की बेटा कितनी शाखा, मुख्यतः जो जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है, जीव विज्ञान की शाखा बेटा। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम मुख्यतः स्पेशली बात करें कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं जो मेन है, या जिसको आपको बेटा 11th में पढ़ने हैं, है ना, 11th 12th में आप दो ही चीजों को ये दो चीज पढ़ोगे। तो बताओ कौन कौन सी ऐसी शाखाएं होती हैं? जूलॉजी एंड बॉटनी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सैग, बहुत बढ़िया। विश्वा मौर्य बेटा, वेरी गुड। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी तो बायोलॉजी में ही आया है ना, बिल्कुल बेटा। मिस्टर एम के, बिल्कुल बेटा, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं वो जूलॉजी में आ जाते हैं। यानी कि देखो अभी मैं क्लियर कर दूंगी। अब हम, अगर मैं जीव विज्ञान की शाखा की बात करती हूँ तो जो जीव विज्ञान जो है इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं बेटा। कितनी शाखाएं हैं? इनकी मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है बेटा क्या, जूलॉजी, एक क्या होती है, जूलॉजी। ठीक है, क्या होती है, जूलॉजी होती है, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। अब अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो बेटा जूलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, है ना, जंतु। अब आपको क्या लग रहा है भाई, जंतु यानी कि इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतु की। एक छोटा सा जंतु क्यों ना हो, यानी बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, और एक विशाल से विशाल बड़ा सा बड़ा जीव क्यों ना हो, हम सब डिस्कस करते हैं बेटा किसके अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत, है ना।
तो इसके अंतर्गत आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें जो आपकी हो जाएंगी, जो हमारी टिश्यू वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद जो भी है ना डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये बहुत सारी जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत बेटा पढ़ते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत। या हम ये कह सकते हैं एक छोटा सा छोटा जीव है, एक छोटा सा छोटा जंतु जैसे बैक्टीरिया हो गया, और एक बहुत बड़ा सा बड़ा जीव है, इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत, हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा बॉटनी की बात करते हैं, तो बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति का मतलब बेटा, वनस्पति है ना, नाम से ही लग रहा है कि किसका हम अध्ययन करेंगे भाई, पेड़ पौधों का। तो अगर हम देखें है ना, नॉर्मल तरीके से देखें तो देखो जीव विज्ञान के अंतर्गत मुख्य 2 शाखाएं हैं, और आपको 11th में इन दोनों शाखाओं के बारे में ही पढ़ना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मुख्यतः अगर हम देखें तो आपको ये 2 चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो हमने क्या बोला कि बेटा जूलॉजी में, जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और मुख्यतः बेटा हम इनमें डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं जीव जंतुओं को। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी, वो जूलॉजी कहलाती है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का, किसका बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो बताइए ये इतनी सारी टॉपिक आपको क्लियर है। हाँ, विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड बेटा रोहित, वेरी गुड। हाँ ठीक है, क्लियर बेटा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपके 2 चीजें आती हैं, है ना, आपके किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हो तो बेटा स्पेशली आपका यहाँ पे नीट हो गया या सीओटी हो गया, या आपके जो पैरामेडिकल होते हैं, या आगे जो नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत सारे जो आपके डिफार्मा बिफार्मा ये सारे जो भी कोर्स होते हैं, तो वहां पे बेटे यहाँ पे विज्ञान के ना, जो जीव विज्ञान की फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ बायोलॉजी, ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है, या आप अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो तो जहां पे अगर बायोलॉजी का कोई टॉपिक आता है, जहां पे आपके बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेटा यहाँ से ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, ये सारी चीजें बेटा पूछी जाती है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है बेटा, अगर जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो बेटा इनके जो जनक है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर किसकी हम बात करें बेटा, अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बेटा जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है, अरिस्टोटल है। कौन है भाई, वो कौन है, अरिस्टोटल। ठीक है, अगर बेटा हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो इनको बेटा इंग्लिश में तो हम कहते हैं अरिस्टोटल, बट इनको हिंदी में हम पढ़ते हैं अरस्तु। ठीक है, ध्यान देना, जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो बेटा अरस्तु कहते हैं, और जब हम इंग्लिश वर्ड में इसको पढ़ते हैं तो अरिस्टोटल कहते हैं। तो अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें या फादर ऑफ जीव विज्ञान के जनक की बात करें, या जीव विज्ञान को किसने दिया है, तो वो बेटा आपके कौन है, अरिस्टोटल होते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे और हिंदी में इसको क्या पढ़ोगे, अरस्तु। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, क्लियर क्लियर। अब देखो, ठीक है, अब बात आती है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके मन में क्या होगा, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अब ये जूलॉजी के जनक कौन है, तो बेटा जूलॉजी के भी आपके जनक कौन होते हैं, अरिस्टोटल ही होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, और जिसको आप हिंदी में क्या कहोगे, अरस्तु। क्या पढ़ोगे, हिंदी में आप इसको अरस्तु कहोगे, और जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, अरिस्टोटल पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, किसने दिया है, अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ही जो जंतु विज्ञान के क्या होते हैं, जनक होते हैं।
मैम ये नीट लेवल का है, बिल्कुल बेटा आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है संदेश बेटा आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, अब बेटा हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी की। किसकी बात करते हैं? फादर ऑफ बॉटनी की, कि ये जो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, ठीक है बेटा, फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं। तो बेटा अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रास्टस। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है हर जगह। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने बायोलॉजी 11th में लिया है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस है। तो बताओ ये क्लियर है? इतना क्लियर, इतना क्लियर सभी बच्चे को? भाई बताओ, इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गई हैं? भाई आपको लिंक को भी शेयर करते रहने हैं। नोट कर लिया? सभी बच्चे ने नोट कर लिया? भाई बोलो, आप सभी बच्चे ने इसको नोट कर लिया? ये क्लियर, ये क्लियर बेटा, बोलो। ये क्लियर बेटा, क्लियर है? चलिए ओके। अब बेटा हम आते हैं, ये तो हमारी कॉमन चीज थी जो हमें जानना जरूरी था। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, ठीक है, हम अपने चैप्टर की ओर जो हमारा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हालांकि बेटा ये जो आपके टॉपिक है सजीव क्या है, आपने एनसीईआरटी आपके पास होगी, तो एनसीईआरटी में आपने एक टॉपिक जरूर देखी होगी जो आपसे ये पूछा जाता है बेटा सजीव क्या है, ठीक है, सजीव क्या है। अब आप भी मुझे बताओगे कि सजीव क्या है, बताइए, है ना। हमारे मन में ये हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि ये जो सजीव क्या है, भाई क्या है सजीव, हम सजीव कहते किसे हैं, या सजीव के लक्षण क्या होते हैं, बताइए, बताइए बेटा, बताइए। बोलिए बेटा, बोलिए। ये आपसे जरूर पूछा जाता है कि सजीव होते क्या है। तो अगर हम बेटा नॉर्मल एक चीज देखें, हम एक नॉर्मल एक चीज क्या देखते हैं कि जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके कोई एक ऐसा जीव है, ठीक है, कोई एक ऐसा जीव है जिसमें क्या बेटा प्रेजेंट है? सेल है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? कोशिका है, और तो उसको हम क्या कहते हैं? सजीव है। अब अगर हम बेटा कोशिका की बात करें तो ये कोशिका हम दोनों में देखते हैं। हम किस में देखते हैं? हमें एनिमल में भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और अगर वही हम प्लांट्स की बात करें तो हमें प्लांट्स के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम एनिमल की बात करें तो जंतुओं का भी शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और अगर वही हम पौधों की शरीर की बात करें तो पौधे का जो शरीर है वो भी किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम नॉर्मल में कह सकते हैं कि जिनके अंदर क्या है? सेल है, जिनके अंदर कोशिका है, उसको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, या वो क्या है? जीव है, ठीक है। मैम ये किस बोर्ड के लिए है? तो बेटा दीनबंधु कुमार, ये जो आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी जहां पे फॉलो करती है, जहां की बेटा सिलेबस में 11th में एनसीईआरटी फॉलो होती है, एनसीईआरटी चलती है जिस भी जगह पे, तो बेटा उन सभी के लिए, ठीक है। ओके बेटा, ओके, क्लियर? क्लियर बेटा। तो इस सजीव की ये हमने बात कर ली। अगर एक नॉर्मल चीज और हम देखें, अगर एक नॉर्मल चीज बेटा देखें तो हम क्या देखते हैं कि देखो सेल है, ठीक है, सेल है, तो बेटा ये बहुत सारी जो सेल मिलते हैं वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जो उत्तक होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं? अंग का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे जो अंग होते हैं वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, नॉर्मल चीज है। और बहुत सारे अंग तंत्र बेटा एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं एक जीव का निर्माण करते हैं। तो जिनके अंतर्गत क्या होगा? जिनके बॉडी में सेल्स है, जिनके अंतर में कोशिका है, उसके बेटा हम क्या कहते हैं? सजीव या जीव कहते हैं,
ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, नहीं ऐसा नहीं है, ये चैप्टर एनसीईआरटी में है, हाँ ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन आपको इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए ना डायरेक्ट अगर मैं जैव विविधता आपको पढ़ाने लगूंगी तो वो आपको क्लियर नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको बेस जानना होगा, क्योंकि आप इतने भी, क्योंकि आप 11th से है ना, आपने 10वीं पास किया है, 10वीं में जो बेटा आपका सिलेबस था वो बहुत छोटा था। अब आगे जाओगे आपको बहुत बार सजीव क्या है, कोशिका क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो इस पढ़ने के लिए थोड़ा सा इस बेस को आपको जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, गौहर अली बेटा ये इतना ध्यान देना। हालांकि मुझे पता है कि ये टॉपिक नहीं है, नहीं पढ़ना, बट आपको अपने बेस को क्लियर करने के लिए, पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये थोड़ी सी टॉपिक आपको पढ़नी ही पड़ेगी और हर हाल में पढ़नी है। ठीक है, और आगे जाके अगर आप नीट की प्रिपरेशन करोगे या अदर फील्ड में जाना चाहते हो तो बेटा वहां पे ये नहीं बोला गया है अभी तक कि ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ मानव पेड़ पौधे कोई भी हो उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। मैम क्लास कब होगी बेटा, ये डेली क्लासेस जो होंगी वो 5:30 बजे चलती, तो कल भी मेरी क्लासेस 5:30 बजे चली थी और आज भी 5:30 बजे ही चली है। ठीक है, तो डेली आपको 5:30 बजे आ जाना है। अब हम बात करते हैं बेटा सजीव के बारे में, है ना। तो अब ये जो सजीव है, ठीक है, ये जो एक सजीव है, तो इस सजीव के हम 2 लक्षण को देखते हैं। सजीव की अगर हम बात करें तो किसी भी सजीव के बेटा हम 2 लक्षण को देखते हैं या उनके हम गुण की बात करते हैं तो इनके विशिष्ट 2 गुण होते हैं। एक गुण होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, लक्षण, है ना। एक क्या होता है, लक्षण होता है किसी सजीव का, और एक जो होता है किसी भी सजीव का क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, क्या होते बेटा, किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण होते। अब देखो जो विशिष्ट लक्षण है, वो जो बेटा विशिष्ट लक्षण होता है वो हर सजीव में, यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी सजीवों में पाए जाते हैं। जो विशिष्ट लक्षण होगा वो सभी सजीवों का क्या होगा बेटा, लक्षण होगा। और ये जो लक्षण सिर्फ कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये सजीव में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और सजीव के साथ साथ आपको निर्जीव में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इस थोड़ा सा आपको डिफरेंस को समझना है कि सजीव के क्या क्या गुण होते हैं और क्या सजीव का विशिष्ट लक्षण है और क्या सजीव का सिर्फ लक्षण है। ठीक है, ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर। तो इतना सभी बच्चे को क्लियर हो गया भाई, नोट कर रहे हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि नोट नहीं कर रहे हो, तो बेटा साथ में नोट करते चलना, है ना। मैं बहुत ज्यादा आपको भर के नहीं लिखाऊंगी, मैं वही टॉपिक लिखाऊंगी ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और आपका काम हो जाए। ठीक है, क्लियर बेटा। तो हम सजीव के 2 लक्षण को पढ़ेंगे, एक तो होगा बेटा उसका लक्षण होगा और एक होता है विशिष्ट लक्षण। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, सिर्फ लक्षण की बात करते हैं, तो ये सजीव और निर्जीव में दोनों में हो सकता है। बट अगर बेटा हम विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं तो ये सभी सजीवों का लक्षण होता है, बाकी निर्जीव में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैम बिहार बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी है और जहां पे एनसीईआरटी है आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर। और आप नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि अदर आपकी एनसीईआरटी से आउट चीजें नहीं होती। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो सजीव है ना, ये जो सजीव है, सजीव के बेटा क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, सजीव की बेटा हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, सजीव के हम लक्षण की बात कर लेते हैं, या हम सजीव के गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या सजीव के गुण की, कि कोई सजीव है तो सजीव के क्या क्या गुण होते हैं। अब आप मुझे बताओ भाई, एक कोई सजीव है, कोई जीव है, तो इस सजीव का क्या क्या गुण हो सकता है। देखो इनमें अगर हम देखें बेटा तो बहुत सारे गुण हो सकते हैं, जैसे क्या होगा बेटा, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, दूसरा हो सकता है क्या, रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, जनन। आपने 10th में जनन के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक सी चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ सकता है बेटा, हम किसकी बात कर सकते हैं, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो वृद्धि हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा उपापचयी। ठीक है, क्या हो सकती है बेटा, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं। तो ये किसी भी सजीव की, कोई भी बेटा एक सजीव है, उस सजीव के क्या होती है बेटा, एक लक्षण या विशिष्ट लक्षण है। इन सभी चीजों को हम देखेंगे। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, या हमें कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो साथ साथ बेटा नोट करते हुए चलना। ठीक है, इसके बाद बेटा इनके अंतर्गत और भी चीजें शामिल है, वो क्या आ सकती है, इनमें बेटा हम ये देख सकते हैं श्वसन को, क्या श्वसन को देख सकते हैं, यानी रेस्पिरेशन। क्या बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको ये आज देखना है, ये क्लियर कर लेना है कि कोई सजीव है तो सजीव का सिर्फ लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगी, कोशिका भी है ना। क्या देखोगे, कोशिका के बारे में देखोगे भाई कि जो कोशिका है ये क्या है, सजीव के बेटा क्या होते हैं, गुण होते हैं, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद आप इन्हीं में और कुछ चीजों को देखोगे, वो क्या देखोगे, जैसे बेटा न्यूट्रिशन देखोगे। क्या देखोगे बेटा, पोषण को देखोगे, और पोषण को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको या आज ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये सजीव के तो गुण होते हैं, क्या होते हैं, कोई एक सजीव है, कोई बेटा एक सजीव है तो सजीव के अंतर्गत इतनी सारी चीजें देखने के लिए हमें मिलती है। बट आपको ये यहाँ पे क्लियर करने हैं क्या सजीव का लक्षण है और कौन सा उसका बेटा विशिष्ट लक्षण के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, देखो वृद्धि की बात करें हम, मानव के अंदर ग्रोथ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम मानव जनन भी करते, क्यों करते, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। उभयपचयी क्रियाओं की बात करते बेटा तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो 2 टाइप्स की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होती है। ठीक है, उपचयी और अपचयी क्रियाएं। ठीक है, श्वसन भी करते हैं ना, अगर सांस ना रहे, ऑक्सीजन ना ले हम, अगर हम सांस ना ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिंदा रहने पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा कोशिका, हमारे बॉडी का जो निर्माण है, पूरी जो हमारी आल पार्ट, बॉडी के आल पार्ट जो बने हैं या बॉडी के जो आल ऑर्गन बने हैं, सभी किसके बने हैं, कोशिका के बने हैं। तो ये भी एक सजीव का लक्षण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा पोषण है ना, हमें पोषण के लिए, हमें वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये सजीव के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अब यहाँ पे आपको सजीव और निर्जीव में दोनों चीजों में देखना है क्या सजीव का लक्षण है और क्या ये सजीव का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो क्या इतनी बातें मेरी सब बच्चों को समझ में आ गई है, इतनी बातें सभी बच्चों को बेटा मेरी समझ में आ गई, या कोई ऐसा जिसको दिक्कत है। बेटा आपने संख्या बड़ी कम है, बोलो क्लियर हो गया, नोट कर लिए सभी बच्चे, नोट कर लिए सभी बच्चे, नोट कर लिए भाई, कर लिए। तो आप सबसे पहले बात बेटा हम करते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि जो वृद्धि है, ठीक है बेटा, ये जो वृद्धि है ये किसी सजीव का सिर्फ ये लक्षण है। ठीक है, जो वृद्धि होती है वो किसी सजीव का सिर्फ लक्षण है या ये किसी जीव का या सजीव का एक विशिष्ट लक्षण है। आप ये क्लियर करोगे। ठीक है, ये आप क्लियर करोगे। तो देखो बेटा हम एक सजीव की बात करते हैं, अगर हम किसी मानव की, है ना, जंतु में अगर हम मानव की बात करें तो जंतु में अगर हम बेटा मानव की बात करते हैं तो कोई भी मानव है, ठीक है, वो बेटा पहले तो उसका भ्रूणी विकास होता है, भ्रूणी विकास के बाद वो जो कोई मानव है वो कैसे आता है बेटा, शिशु होता है, शिशु से बेटा वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा उसकी वयस्क अवस्था आती है, यानी कि वो नौजवान होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा उसकी वृद्धावस्था का फेज आती है, और एक समय ऐसा आता है जो बिल्कुल वृद्धावस्था की फेज में जाता है और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देखा, ग्रोथ हुआ, है ना, वृद्धि हुई कि नहीं हुई। पहले इतना छोटा सा था, है ना, जैसे आप जानते हो कि देखो अगर हम जंतु की बात करते हैं, जंतु में, किसी भी जंतु में क्या है, एक नर है, ठीक है, और एक बेटा मादा है। नर में क्या है बेटा, नर में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, मादा में क्या होते हैं, ओवम होते हैं। इन दोनों में आपस में संलयन होता है, क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट भ्रूण में चेंज होता है, 9 महीने तक बेटा गर्भ में बच्चे रहते हैं। उसके बाद बेटा उस बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा वो बड़ा, जो शिशु होता है वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, युवा अवस्था आता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो वृद्धावस्था की कगार पे जाता है और धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये हम क्या कहेंगे बेटा, ये सजीव में। और यही चीज अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं, है ना, अगर हम यही चीज अगर एक प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है ना, पेड़ पौधों की
ये कोई भी बेटा हम सीड क्या करते हैं, सीड को लगाते हैं और सीड धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, जर्मिनेट करते हैं, बड़ा होते हैं और इस पौधे में फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं और एक ऐसा समय आता है जिससे इस पौधे की क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने ये सजीव में देखा, लेकिन बेटा ये हमें निर्जीव में भी देखने के लिए मिलते हैं। क्या होते हैं, ये हमें निर्जीव में भी देखने के लिए मिलते हैं। कैसे, देखो जैसे अगर बेटा एक रेत है, ठीक है, एक रेत का बेटा हम पर्वत पहाड़ आपने देखा होगा, ठीक है, एक रेत है जिसकी बेटा जो लंबाई हम कह सकते हैं, इसकी जो लंबाई हम कह सकते हैं कितनी बेटा, 15 सेंटीमीटर है। कोई बेटा हम पर्वत पहाड़ पे जाते हो घूमने के लिए तो उसकी लंबाई क्या है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मान लो हवा के द्वारा, है ना, तेज आंधी आई, तूफान आए, तो आंधी तूफान तो आती है, तो तेज बेटा हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा इस पर्वत पे बेटा जो धूल होंगे और उस धूल के साथ जो धूल के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जब बेटा ये जमा हो जाएंगे तो इनकी जो ऊंचाई होगी, है ना, इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, एक समय आएगा जिसमें हम 20 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, तूफान आया, हवा आया, तो जो धूल होते हैं, कण होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उस कूड़े पे या हमें कह सकते हैं पर्वत पे धीरे 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 जमा होते जाएंगे और उनका जो वृद्धि बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि है एक सजीव का सिर्फ कैरेक्टर है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं होता, क्योंकि बेटा विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो आपको सिर्फ सजीव में ही देखने के लिए मिलते हैं, ना कि निर्जीव में। क्लियर बात। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ को कहेंगे कि ये सजीव का बेटा सिर्फ क्या है, लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या बोलेंगे, ये सजीव का सिर्फ लक्षण है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? आपस में बातें ना करो भाई, बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है? समझ में आ गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है? क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, तो ये हम वृद्धि को करेंगे कि हाँ वृद्धि सजीव में है, तो ये सजीव की सिर्फ लक्षण होती है, ये किसी सजीव की विशिष्ट लक्षण नहीं होती, क्योंकि विशिष्ट लक्षण वे होता है जो सिर्फ बेटा सजीव में हो, वो निर्जीव में नहीं होता। इसके बाद बेटा बात आती है, हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बेटा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमें कितने प्रकार की मिलते हैं भाई? आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, वो 2 प्रकार का है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? पहला होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे को हम कहते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं बेटा हिंदी में अलैंगिक जनन। क्या? अलैंगिक जनन, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे हिंदी में? अलैंगिक जनन। और अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है बेटा, लैंगिक जनन। क्लियर इतनी बातें? जनन क्या होता है? देखो जनन का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति को क्या करता है? जन्म देता है, वो कहलाता है बेटा जनन, है ना। ये आपकी कॉमन सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जनन कोई भी जीव या कोई प्लांट है, कोई जंतु है, वो क्यों रिप्रोडक्शन कर रहा है, करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा मेन उद्देश्य होता है अपनी स्पीसीज को बनाए रखना, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी जाति की स्थिरता को, ठीक है, अपनी जाति के बेटा जो स्थिरता है, उस जाति की स्थिरता को क्या करना? बनाए रखने के लिए कोई भी जीव क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं बेटा, सेक्सुअल की अगर बात करोगे तो इनमें सिर्फ आपको एकल जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है, एकल जीव चाहिए। एकल जीव में क्या चाहिए? या तो इसको नर चाहिए या तो इसको मादा चाहिए। केवल या तो नर या तो मादा क्या करेगा? ये अपने समान संतति को क्या करेगा बेटा? जन्म देगा, ठीक है। और इनमें आप बहुत सारे प्रोसेस को पढ़ते हो, जैसे क्या पढ़ते हो बेटा? आप विखंडन पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? विखंडन को पढ़ते हो, ठीक है, खंडन को आप पढ़ते हो, ठीक है, रीजनरेशन को आप पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें आप किसके अंतर्गत पढ़ते हो? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। बात अगर हम सेक्सुअल की करें तो सेक्सुअल बेटा हमें 2, है ना, हमें 2 जीवों की जरूरत होती है,
बेटा दो जीव की जरूरत होती है, और वो जो दो जीव होते हैं वो भिन्न होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? एक तो होगा इसमें मेल, ठीक है, और दूसरी क्या होगी बेटा इसमें फीमेल, ठीक है, यानी क्या? शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। मादा का क्या होगा? अंडाणु, मेल का क्या होगा? शुक्राणु। इन दोनों बेटा संलयन हो जाएगा, क्या बनेगा? जायगोट। और ये जायगोट क्या करेगा? एक नई जाति का निर्माण करेगा। और जैसे मानव है तो क्या करता है? मानव को जन्म देगा। गाय है तो गाय को जन्म देगी, है ना। भैंस है तो भैंस को जन्म देगी। कैट हो तो कैट को बनाएगी। डॉग है तो डॉग को बनाएगी। क्लियर इतनी बातें? तो रिप्रोडक्शन। अब देखो, अब आप मुझे बताओ, ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये जो रिप्रोडक्शन है ये सजीव का लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? बेटा आप मुझे बताओगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये सजीव का लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? बताइए क्या है भाई, बोलिए बोलिए। ये जो रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे तो किसी सजीव का सिर्फ लक्षण है या विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत आएगा? तो देखो हम कहेंगे बेटा कि ये सजीव का, है ना। इतनी बात आपने देख लिया कि जितने भी डॉग, कैट, बिल्ली, है ना, मानो बहुत सारे प्लांट होते हैं जो रिप्रोडक्शन के द्वारा नए पौधे को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने बेटा एक चीज सुनी होगी। क्या सुनी होगी भाई? क्या सुनी होगी भाई? वो आपने सुना होगा मधुमक्खी, ठीक। मधुमक्खी जानते हो ना, मधुमक्खी देखा होगा आपने। तो बेटा जो मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो ये 3 कैटेगरी की होती है। मधुमक्खियों की बात करें तो ये मधुमक्खी 3 कैटेगरी की। एक होती है बेटा रानी मधुमक्खी। क्या होती है? एक होती है रानी मधुमक्खी, ठीक है, क्या? रानी। दूसरी होती है बेटा ड्रोन। ये जो ड्रोन होता है ये नर होता है, ठीक है। जो ड्रोन होगा वो क्या होगा बेटा? नर होगा, यानी कि मेल होगा। ये रानी जो होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। और इसके बाद बेटा यहाँ पे एक होती है श्रमिक, या हम कह सकते हैं कामगार। कामगार, तो ये कामगार भी क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। तो आप ये देखे होंगे कि जो ड्रोन है, ठीक है, जो ड्रोन है और ये जो रानी मधुमक्खी है, ये जो ड्रोन है और रानी मधुमक्खी है, ये दोनों तो बेटा क्या करते हैं? ये दोनों तो फर्टिलाइजेशन को करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? निषेचन तो करते हैं। बट यहाँ पे जो कामगार है या जो ये हेल्पर है, ठीक है, जो हेल्पर फीमेल है, ये बेटा रिप्रोडक्शन को नहीं कर सकती। क्या करेगी? इनके अंतर्गत रिप्रोडक्शन नहीं आता, ठीक। इसके साथ साथ बेटा आपने ह्यूमन में सुना होगा, मानव में, ठीक है, मानव में। बेटा मानव में पाई भी जाती है इनफर्टिलिटी, या हम ये कह सकते हैं बंध्यता होती है, ठीक है, बंध्यता, जो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है ना। बहुत सारे ऐसे जिसको बेटा हम कह सकते हैं जो किन्नर होते हैं वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो जनन है वो जनन तो सजीव का लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सजीवों का ये गुण नहीं है। बहुत सारे ऐसे सजीव हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो रिप्रोडक्शन को नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ क्या होगा? एक किसका? ये जो जनन है ये सिर्फ बेटा कैरेक्टर है, किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। क्या होगा? किसी भी सजीव का हम इसको विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। हाँ, इसमें जनन अंग का निर्माण नहीं होता कामगार मक्खी में। बिल्कुल बेटा रोहित गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बताओ क्लियर है या दिक्कत है? आप सभी बच्चे को बेटा ये क्लियर हो गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है? एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम? बोलिए। ठीक है, जैसे आप क्या देखते हो, एग्जाम्पल की बात करते हो बेटा, देखो क्या होता है, एक हॉर्स होता है, ठीक है, एक घोड़ा होता है बेटा, ठीक है, एक घोड़ा होता है, ठीक है, और एक क्या होता है बेटा? डंकी, यानी कि जो गधा होता है। ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं बेटा? म्यूल का। म्यूल को हम क्या कहते हैं? खच्चर। तो ये खच्चर भी बेटा क्या होते हैं? बंद होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है वो सजीव का तो कैरेक्टर है बट वो विशिष्ट कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक जीव में जनन नहीं होता और विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जिसमें सभी जीव क्या करे? रिप्रोडक्शन को करे। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अब आता है बेटा आपका उपापचय।
क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो हम तीसरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और वो तीसरी टॉपिक क्या आती है बेटा, उपापचय। क्या, उपापचय। ठीक है, उपापचय को बेटा हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये दो क्रियाएं इनके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी, एक होती है बेटा उपचय, ठीक है, और एक होती है अपचय। एक जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उपचय कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो क्रिया है उसको हम कहते हैं बेटा अपचय कहते हैं, या उपचयी या अपचयी। ठीक है, उपचयी और अपचयी। उपचयी को हम कहते हैं बेटा एनाबोलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म। ठीक है, और अपचयी को बोलते हैं बेटा केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म। ठीक है, आप भोजन खाते हो, ठीक है, भोजन खाते हो भाई, तो भोजन खाते हैं तो उसका पाचन होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार आपने दाल रोटी सब्जी जो भी खा लिया और उसके बाद आपको भोजन की जरूरत नहीं होती। क्या ऐसा होता है क्या? कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में है क्या जो एक बार भोजन करने के बाद वो 4 दिन नहीं खाता? कोई है क्या? एनीवन, कोई ऐसा बच्चा है भाई कि एक बार भोजन खा लिया वो 4-6 दिन नहीं खाता, एक बार खाने के बाद उसका हो जाता है? तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सजीव के अंदर बेटा, सजीव के बॉडी में क्या होती है, क्या पाए जाते हैं, एक ऐसे क्रिया जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कितना चैप्टर है मैम? बेटा ये चैप्टर जो है वो आपको पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक, अब देखो उपचयी क्रिया में क्या होता है, इस चीज को ध्यान देना बेटा। उपचयी क्रिया में होता क्या है कि जो सरल अणु है, ठीक है, इन क्रिया में बेटा क्या, सिंपल मॉलिक्यूल, बेटा इनमें सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि क्या, सरल अणु। जो सरल अणु होते हैं बेटा ये किस में चेंज हो जाते हैं, एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और ये बेटा किस में, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। किस में ये चेंज होगा, ये चेंज हो जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। ठीक है, यानी कि बेटा हमें कह सकते हैं एक जटिल अणु में। किस में, ये हम किस में देखते हैं भाई, ये हम देखते हैं एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा कि एक सरल अणु है, एक सरल अणु है और वो चेंज हो जाता है बेटा, वो यानी कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलके बेटा क्या करते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे बेटा, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इनमें क्या आ जाता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण। क्या इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप देखते हो ना, तो इनमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। बेटा प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या होता है, इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो भोजन कैसे बनता है भाई, भोजन कैसे बनेगा कि जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी कि C6O2 को लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा वो क्या लेते हैं, जल को लेते हैं, यानी कि वो जल से, भूमि से बेटा, भूमि से वो क्या लेते हैं, जल को लेते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और इसके किसके ऑब्सेंस में बेटा, पिगमेंट के, या हम ये कह सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और इसके साथ साथ पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा, भोजन का निर्माण करते हैं। कौन से भोजन का, C6H12O6 प्लस, ठीक है, प्लस बेटा क्या बनाएंगे, 6H2O, ठीक है, 6H2O का फॉर्मेशन, और प्लस क्या करते हैं बेटा, 6O2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है ना, छोटा सा ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है बेटा,
6 CO2 होगा। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल ने क्या किया, आपस में रिएक्शन की, आपस में क्रिया की, और आपस में क्रिया करके एक बड़े मॉलिक्यूल, अब बेटा ये क्या है, बड़े मॉलिक्यूल यानी क्या है बेटा, ये ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और बेटा कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो मोनोसैकेराइड। ठीक है, अच्छा, किसी पदार्थ को जटिल से अवस्था से, किसी भी पदार्थ को जटिल अवस्था से सरल अवस्था में परिवर्तित करने को उपचयी क्रिया कहते हैं, और सरल अवस्था में जटिल अवस्था में परिवर्तन करने को अपचयी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल विश्वा, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। ठीक है, तो जब बेटा हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, एनाबॉलिज्म की। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी एक सरल अणु है, जो किसमें चेंज हो जाता है, एक बड़े मॉलिक्यूल में। किसमें चेंज हो जाएगा, वो बड़े मॉलिक्यूल में। तो वो क्या होंगे बेटा, एनाबॉलिज्म होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है, लाइट और प्रोडोहारियम के यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं, जल भी बनता है, साथ साथ बेटा ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो ये हो जाता है आपका एनाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम किसकी बात करते हैं, कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है ना बेटा, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में बेटा चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दाल खाते हो, दाल में हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। दाल आप खाते हो तो बेटा हमें दाल में क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है, प्रोटीन मिली। मान लो बेटा ये प्रोटीन है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, ढेर सारे, ये प्रोटीन जब हम खाते हैं, हम कहते हैं कि हमारी प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में चाहिए तो हमें प्रोटीन वाली चीज खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। हम अरहर की दाल, मूंग की दाल, इन सब की दाल खाते हैं। तो ये बेटा जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये अमाइनो एसिड से, किससे, अमाइनो एसिड ही, अमाइनो एसिड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, छोटे छोटे, ये आपस में क्रिया करते हैं। आपस में क्रिया करने के बाद बेटा एक बड़े मॉलिक्यूल को बना देते हैं। तो बेटा जो कैटाबॉलिज्म में अपचयी क्रिया में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में। जैसे हम भोजन खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा ग्लाइकोलिसिस से क्रिया, तो कैसे हमारे भोजन का पाचन होता है, श्वसन की क्रिया, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो भोजन हम खाते हैं बेटा, भोजन तो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं। ठीक है, लेकिन 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को खाते हैं, है ना, हम 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को खाते हैं, और वे ब्रेक डाउन हो जाता है 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके बेटा, तो ये होते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म, यानी कि सिंपल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। जैसे हमने भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाया, तो वो हमें भोजन, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, उसका क्या हुआ, अपचयी हुआ। ठीक है, उपचयी में क्या हो जाएगा कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल। इसी तरह बेटा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है और एक बड़े मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन में चेंज हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं बेटा मोनोसैकेराइड है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, सिंपल यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है बेटा, मोनोसैकेराइड होती है। क्लियर बेटा, इतनी बातें क्लियर, सभी बच्चे को क्लियर, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है, क्लियर है भाई, क्लियर है। अब बात आते हैं, तो ये आप बताओ क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये सजीव का विशिष्ट लक्षण है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी निर्जीव में नहीं मिलता है ना। आप कुर्सी में, मेज में, ठीक है, कुर्सी मेज में, या ये बेटा हम इसकी बात कर लें, या हम इस पेन की बात कर लें, इसमें कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, उपचयी में प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल होता है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म में, तो इनमें आप श्वसन का एग्जाम्पल याद रखना। क्या, श्वसन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जैसे बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है जिससे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जल मिलता है, साथ साथ ऊर्जा मिलती है। यानी जो भोजन हम खाते हैं, श्वसन के दौरान ये पचता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, ढेर सारी मात्रा में हमें ऊर्जा भी मिलती है, और इसके साथ साथ जल का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं ये किसी भी जीव का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। और इसके बाद बेटा यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने जो देखा है श्वसन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा, तो ये भी किसी जीव का क्या है, विशिष्ट लक्षण है ना। आप निर्जीव में कोई भी निर्जीव क्या करता है बेटा, श्वसन की क्रिया नहीं कर सकता। पोषण की बात करते हैं बेटा, तो न्यूट्रिशन भी क्या होगा, ये किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण होता है। क्यों? क्योंकि निर्जीव में आप न्यूट्रिशन नहीं देखोगे, है ना, निर्जीव में पोषण नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये किसी भी सजीव का क्या होती हैं, विशिष्ट लक्षण। तो देखो अगर हम कोशिका की भी बात करें बेटा, कोशिका भी क्या है, ये विशिष्ट लक्षण है। किसी भी सजीव की क्या होती है, जो कोशिका होती है, ये भी विशिष्ट लक्षण होती है, ठीक, किसी भी सजीव की। रह गई बात बेटा ये वृद्धि, तो वृद्धि किसी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सिर्फ कैरेक्टर है। बाकी उपापचय क्रिया की, श्वसन की, कोशिका की और पोषण की बात करते हैं तो ये किसी भी जीव का क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण। तो बेटा लक्षण वे होते हैं जो सजीव निर्जीव दोनों में होते हैं, और विशिष्ट लक्षण वे होते हैं जो सिर्फ वल्लीवन किस में होते हैं, सजीव में ही मिलते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? बोलिए भाई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो बच्चे लेट आ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। तो जब आपकी क्लास खत्म होने का समय आया है तो आप लोग आए हो, ठीक है। तो बताओ भाई आप सभी को ये क्लास समझ में आई कि नहीं, या आज की क्लास में जो हम ये सारी टॉपिक पढ़े हैं, किसी ऐसा कोई ऐसा बच्चा है जिसको किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम या कोई समस्या, कुछ ऐसी चीजें हैं या कोई टॉपिक ऐसी हुई हो जो आपको न समझ में आया हो, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा सजीव। हालांकि आपको ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ने थे, बट आपको बेस क्लियर करने के लिए आपको ये पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये नहीं पढ़ पाओगे तो आगे आपको ये टॉपिक आएंगे तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा बेस पढ़ना था, और एक दिन से कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक, क्लियर भाई? तो कल की जो बेटा हमारी टॉपिक होने वाली है, ठीक है, कल की क्लास में जो हमारी कल की जो टॉपिक होने वाली है वो हम पढ़ेंगे बेटा जीव जगत में विविधता को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक को आप सभी बच्चे, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, बुक से देख के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कल भी बेटा 5:30 बजे ही क्लासेस आपकी चलेंगी, तो आपको 5:30 बजे आ जाना है, ठीक है। खुद भी आना है, अपने दोस्तों को लेके भी आना है, और अगर बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करना अपने मित्रों के साथ, ठीक है। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ है मैम? बेटा नेहा गुप्ता 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, तो डेली आपकी क्लासेस 5:30 बजे स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल यही चलेगा, लेकिन आगे जाके आपकी टाइमिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में 5:30 बजे, ठीक। तो सभी बच्चे बेटा आप सभी को रेडी रहना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको नोट अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो एक कॉपी बनाओ हर एक सब्जेक्ट की, है ना, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी बनाओ, खुद से बेटा नोट्स बनाओ, दूसरे के भरोसे मत रहना। खुद नोट्स, जिस दिन आप खुद नोट्स बनाना सीख जाओगे तो आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो बाय बाय, टेक केयर।